गुड इवनिंग मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे मित्रों आपके साथ में साइंस विषय के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान का जो थर्ड पेपर आपका होने वाला है, इस विषय पर कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या अति लघु उत्तरीय प्रश्न के मैं एक सीरीज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले क्वेश्चन देखने के लिए आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, वहां जाकर के सभी वीडियो को सीन कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने उसका लिंक भी दिया है और वीडियो वहां पर पड़े हुए हैं, तो उस लिंक के माध्यम से आप वीडियो को सीन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। आपके सामने सबसे पहला प्रश्न, सुचालक किसे कहते हैं? हमें बताना सुचालक किसे कहते हैं। सु मीन्स होता है अच्छा और चालक मीन्स होता है चलने वाला, है ना, अर्थात जो ठीक से चल सकता हो। जिन पदार्थों से होकर, प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उन्हें सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। अब इसको अपनी भाषा में समझेंगे। मैंने बोला कि सुचालक जो अच्छे से चल सकता हो, चालक कहते हैं चलने वाले को। अर्थात विद्युत आवेश जिन धातुओं में ठीक से चल सकता हो या तेजी से प्रवाहित हो सकता हो उन्हें सुचालक कहा जाता है। जैसे चांदी है ना, चांदी में विद्युत प्रवाह बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तांबा है, एल्युमिनियम है। राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अच्छा चालक कौन है? अब आपको सबसे अच्छा चालक कहें या सबसे सुचालक कहें तो उसका नाम बताना होगा। तो यहाँ पर जो चांदी दिया है, चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, बेस्ट सुचालक है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है तांबा, कॉपर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? यहाँ पर आपको देखिए, ये प्रश्न तो बनाया है, इसमें हमें कुछ बताना नहीं है अपनी तरफ से। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो मित्रों इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? अब देखिए, प्राकृतिक जो चुंबक होती है, नेचुरली मैग्नेट, उसको हम रासायनिक रूप से देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगी रासायनिक रूप से, वह क्या होती है? ठीक है, देखिए प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है, क्योंकि वह लोहे को, मैग्नेट को ही तो टच करती है ना। तो इसलिए इसका रासायनिक नाम यहाँ पर बताना होगा। तो लोहे का ऑक्साइड बोला जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3 और O का 4। ठीक है, इसका कोई आकार नहीं होता है। कन्फर्म। अब चुंबकत्व क्या होता है? चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक का जो तत्व है वह क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मित्रों इसको देखेंगे। देखिए, चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, चुंबकत्व कहलाता है। मतलब चुंबक के अंदर जो तत्व है उसका मतलब क्या हुआ? जो गुण इसका लोहे को अपनी ओर को आकर्षित करता हो, वही गुण उसका चुंबकत्व कहलाएगा। ठीक है, चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। जो इसके सिरे होते हैं ना, चुंबक के जो सिरे होते हैं उसके नज़दीक में चुंबकत्व ज़्यादा होता है। जैसे इसके पास में आयरन आता है तो इसको बहुत तेज़ी के साथ ही अपनी तरफ को खींचता है। ठीक है, और इसके जो क्षेत्र हैं, चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। ठीक, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं पाया जाता। ठीक, इसके जो सिरे होते हैं यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है और बीच में इसके कम पाया जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आपको चुंबक के गुण बताने हैं, मैग्नेट की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं ये आप बताएंगे। तो प्रश्न के आंसर में आप 2 पॉइंट लिखेंगे, आपको 1 नंबर मिलेगा। चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, चुंबकों के सिरे के मध्य। ठीक है, ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? चुंबक के ध्रुव किसे कहा जाता है? चुंबक के सिरों के मध्य वाला जो चुंबक इस प्रकार से अगर हमने बनाया तो इसका जो भाग है ना, ये इसके ध्रुव कहलाएंगे। ठीक, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। ये 2 पॉइंट लिख करके आप 1 नंबर पा सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। अगर हम क्षैतिज तल पर इस प्रकार से चुंबक को लटका देते हैं ना, तो चुंबक जो है हमेशा जो ठहरता है दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। ठीक, इधर नॉर्थ हो गया तो इधर साउथ हो गया, तो वह इधर की ओर ठहरेगा।
तो उत्तर की ओर ठहरने वाले को उत्तरी ध्रुव और इधर की ठहरने वाले को दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ठीक है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब एक ध्रुव ये हो गया, एक ध्रुव ये हो गया, इन दोनों को जो मिलाती है जो रेखा, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, इन दोनों सिरों के जो बराबर में होता है यहाँ पर चुंबकत्व पाया जाता है और बीच में यहाँ पर चुंबकत्व नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबक के ऊपर ही है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अब आपको बताना कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, हम समझ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कह दें या किसी का भी कोई क्षेत्र कि ये जो क्षेत्र है भाई ये लोयन का है, शेर का क्षेत्र है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी लिमिट है, तो ये वाला एरिया इसका शेर का कहलाएगा। वैसे ही जिस क्षेत्र में चुंबक का प्रभाव पाया जाता है वह सारा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक। अब ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है, तो ओम, एम्पियर और वोल्ट में आपको संबंध बताना है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, एम्पियर गुणा ओम। ठीक, तो इसलिए इनका आपस में ये संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताइए। अब आवेश विभवांतर में क्या संबंध है, देखिए विभवांतर बराबर कार्य ओब्लिक आवेश कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यह है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा कितने आवर्त होते हैं आपको बताना है। आंसर देंगे एक नंबर में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। ठीक, और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 और उसमें 9, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसके आवर्त 7 तथा 9, इसके भी वर्ग, ऐसे करके। ठीक, चलिए बस यही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज आपको कल प्रोवाइड कराएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं। ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।